नमस्कार दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस को लेकर के। और रिसेंटली हम लोगों ने आपका चैप्टर नंबर 4 जिसका टाइटल है इनकम फ्रॉम सैलरी को स्टार्ट किया था। हालांकि सैलरी चैप्टर से जुड़ा हुआ आज का हमारा ये सेकंड क्लास रहेगा, दूसरा वीडियो रहेगा। इससे पहले ऑलरेडी मैं अपने चैनल के ऊपर क्लास 1 अपलोड कर चुका हूं, जहां पर हम लोगों ने सैलरी चैप्टर से जुड़े हुए तमाम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड कर लिया था। फाइनली आज की क्लास के अंदर हम थोड़ा आगे प्रोसीड करने वाले हैं और इस चैप्टर के अंदर जितने भी बचे हुए टॉपिक हैं उनको वन बाय वन करके डिकोड करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, अगर आपने मेरी पहली क्लास अटेंड की होगी तो आप सभी जानते होंगे, मैंने आपको बताया था अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट 2025 अगर आप लोग सैलरी हेड को अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो आपको चैप्टर 4 के पार्ट बी के अंदर जाना पड़ेगा, जिसका टाइटल है कंप्यूटेशन ऑफ द टोटल इनकम। वहां पे मैंने आपको क्लियर किया था कि भाई साहब यहां पर आपको सेक्शन नंबर 15 से लेकर के और सेक्शन नंबर 19 देखने को मिलेंगे, जिनका ताल्लुकात हम आपके सैलरी से रहेगा। ठीक है, और मैंने आपको बताया था सर अगर आप लोग सेक्शन नंबर 15 की बात करते हो तो इसको आप लोग चार्जेबिलिटी के सेक्शन के नाम से जानते हो। सेक्शन नंबर 16 की बात करते हो तो यहां पे आपको कंपोनेंट्स ऑफ द सैलरी देखने को मिलेंगे। सेक्शन नंबर 17 के अंदर आप लोग स्पेसिफिकली परक्यूस्टीज को अंडरस्टैंड करने वाले हो। सेक्शन नंबर 18 के अंदर आप लोग प्रॉफिट इन लिeu ऑफ द सैलरी को पढ़ोगे और इसी तरीके से सेक्शन नंबर 19 के अंदर आप लोग डिडक्शन फ्रॉम सैलरी को पढ़ने वाले हो। तो कुल मिलाकर के सेक्शन 15, 16, 17, 18 और 19 ये कुछ सेक्शन रहेंगे जिनका ताल्लुकात आपके हेड सैलरी से रहने वाला है। ठीक है, अब पहली क्लास के अंदर हम लोगों ने सेक्शन 15 को काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड कर लिया था। फाइनली आज की क्लास के अंदर हम थोड़ा आगे प्रोसीड करने वाले हैं और जो आपका नेक्स्ट सेक्शन रहेगा दैट इज द सेक्शन नंबर 16। सेक्शन नंबर 16 से हम लोग आज के अपने इस वीडियो लेक्चर की स्टार्टिंग करेंगे। तो जरा गौर फरमाइएगा, आपके इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर जो सेक्शन नंबर 16 है उसका टाइटल है इनकम फ्रॉम द सैलरी करके। ध्यान दीजिएगा, सेक्शन नंबर 16 हमें ये बताता है सर ये जो आप लोग सैलरी की बात करते हो ना, तो सैलरी के मीनिंग के अंदर एग्जैक्टली आप लोग किन किन चीजों को इंक्लूड करके चल सकते हैं। माने जब भी आप लोग सैलरी की बात करेंगे तो सैलरी के बुनियादी तौर पे कंपोनेंट्स क्या रहेंगे। जैसे पहले आप लोग पढ़ते थे सर सैलरी के अंदर सबसे पहला कंपोनेंट बेसिक सैलरी होता है, उसके बाद आपका डियरेंस अलाउंस होता है, अलाउंसेस हो जाते हैं, परक्यूस्टीज हो जाते हैं, इसके अलावा रिटायरमेंट बेनिफिट हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर आप लोग ये समझना चाहते हैं कि ये जो सैलरी का मीनिंग है, इस सैलरी के अंदर आपको किन किन आइटम्स को या किन किन अमाउंट को इंक्लूड करके चलना है, तो उसका एक्सप्लेनेशन आपको इनकम टैक्स एक्ट 2025 के सेक्शन नंबर 16 के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब कंपोनेंट की अगर आप लोग बात करते हो तो जरा गौर फरमाइएगा, सेक्शन नंबर 16 के अंदर आपको अलग अलग क्लोज देखने को मिलेंगे। यहां पर आप लोग क्लोज ए, क्लोज बी से लेकर के आपको यहां पर क्लोज आई तक देखने को मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, सेक्शन नंबर 16 के अंदर आपको मल्टीपल क्लोजेस देखने को मिलेंगे और हर एक क्लोज के अंदर आपकी सैलरी के एक कंपोनेंट को डिफाइन किया गया है। जैसे अगर आप लोग बात करते हो आपके सेक्शन 16 क्लोज ए की, तो यहां पर यह बताया गया है सैलरी के अंदर आप लोग वेजेस की बात करते हो। ठीक है, अब वेजेस का मतलब क्या होता है सर, जो आपको बेसिकली आपका इंडिविजुअल डे का पेमेंट होता है ना, जिसको आप लोग मजदूरी आप लोग कह सकते हो एक तरीके से देसी लैंग्वेज के अंदर, वो क्या होता है आपका वेजेस होता है। माने किसी भी तरीके का रेमुनरेशन की अगर आप लोग बात करते हो ना, तो वो रेमुनरेशन आपका किसका हिस्सा होगा सर, सैलरी का हिस्सा होगा। तो अगर आपको वेजेस की बात करनी है तो वेजेस अपने आप में सैलरी के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। ये बात आपके सेक्शन 16 क्लोज ए के अंदर दी गई है। इसी तरीके से सेक्शन 16 क्लोज बी की अगर आप लोग बात करते हो तो यहां पे कोई भी एन्युटी की अगर आप लोग बात करते हो या किसी भी पेंशन की आप लोग बात करते हो, ये एन्युटी और ये पेंशन की अगर आप लोग बात करते हो, एन्युटी का मतलब क्या होता है सर, जब भी आप लोग रिटायर होते हो या आप लोग रेजिग्नेशन देते हो, इन पर्टिकुलर सर्कमस्टांसिस के अंदर आपको एक अमाउंट मंथली पे किया जाता है, जिसको आप लोग यहां पर पेंशन के नाम से जानते हो। और कई बार ना आपको एक लंबी सर्विस से एक तरीके से आपने एक ऑर्गेनाइजेशन
ग्रेजुएशन के लिए एक लंबा समय दिया एक पर्टिकुलर सर्विस के अंदर, तो वहां पर आपको एक सम ऑफ अमाउंट भी प्रोवाइड किया जाता है, जिसको आप लोग क्या मान करके चलते हो, ग्रेजुएटी मान करके चलते हो। तो ग्रेजुएटी भी आपकी पेंशन सॉरी आपकी सैलरी का हिस्सा रहेगा। इसका एक्सप्लेनेशन आपको सेक्शन 16 के सबसेक्शन सी के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कहोगे सर, अगर आपको वेजेस गिवन है तो वेजेस अपने आप में सैलरी का कंपोनेंट रहेगा। अगर आप लोग किसी भी एन्युटी और पेंशन की बात करते हो तो ये भी आपकी सैलरी का हिस्सा रहेगा। अगर आप लोग किसी भी तरीके की ग्रेजुएटी की बात करते हो तो ग्रेजुएटी भी अपने आप में आपकी सैलरी का हिस्सा रहेगा। सर आपको किसी भी तरीके का कोई भी फी देखने को मिलता है या कोई भी कमीशन मिलता है तो फी और कमीशन दोनों आपकी सैलरी का हिस्सा रहेंगे। इसी तरीके से अगर आप लोग परक्यूस्टीज की बात करते हो तो परक्यूस्टीज भी आपकी सैलरी का कंपोनेंट रहेगा। सैलरी के अंदर आपको इसको इंक्लूड करके चलना है। और अगर आप लोग बात क्लोज की करते हो तो जैसे 16A हो गया, 16B हो गया, 16C हो गया, ऐसे आपको चलते जाना है। और आपका लास्ट क्लोज क्या रहेगा सर, आपका 16I रहेगा। और यहाँ पे क्लोज आपको याद रहना चाहिए सर, 16A के अंदर आपके वेजेस से जुड़ी हुई जानकारी दी गई है, 16B के अंदर एन्युटी और पेंशन से जुड़ी हुई जानकारी दी गई है। अगर आप लोग यहाँ पर क्लोज सी की बात करते हो तो ग्रेजुएटी के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया गया है। क्लोज डी के अंदर फीस और कमीशन को आप लोग इंक्लूड करके चलते हो। ई के अंदर आप लोग परक्यूस्टीज से जुड़ी हुई जानकारी को पढ़ने वाले हो। अब जरा गौर फरमाइएगा, परक्यूस्टीज का जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है ना वो इससे अगले वाले सेक्शन दैट इज सेक्शन 17 के अंदर भी आपको किससे रिलेटेड जानकारी देखने को मिलेगी, परक्यूस्टीज से रिलेटेड जानकारी देखने को मिलेगी। आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से परक्यूस्टीज वाला जो कंपोनेंट है ना वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसको प्लीज जरा मेक श्योर करके अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर यहां से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब अगले कंपोनेंट की बात करते हो तो सर आपको जो प्रॉफिट इन लिeu ऑफ दिखता है या फिर इन एडिशन में आपको मिलता है जो भी आपका सैलरी या वेजेस है, माने आपको किसी भी तरीके का सैलरी और वेजेस के अलावा जो भी प्रॉफिट देखने को मिलता है, एडिशनल प्रॉफिट जो होता है, उसका एक्सप्लेनेशन आपको सेक्शन 16 के क्लोज एफ के अंदर देखने को मिलेगा। अगर आप लोग एडवांस सैलरी की बात करते हो तो एडवांस सैलरी भी आपकी सैलरी के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। इसी तरीके से पेमेंट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फॉर एनी पीरियड ऑफ ए लीव नॉट अवेल्ड ऑफ, अब ये इसको आप लोग लीव इनकैशमेंट के नाम से जानते हैं। तो जो आपका लीव इनकैशमेंट होता है, माने आपके पास लीव अवेलेबल थी, आपने लीव को एक तरीके से अवेल नहीं किया, उसके बदले में आपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम किया, तो उस काम के बदले में आपको एडिशनल पैसा मिलता है जिसको आप लोग लीव इनकैशमेंट के नाम से जानते हैं। और लीव इनकैशमेंट की जानकारी आपको कहां पे देखने को मिलती है, सेक्शन 16 के क्लोज एच के अंदर देखने को मिलती है। तो यानी कि जो आपका लीव इनकैशमेंट है ना वो भी सैलरी के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग प्रोविडेंट फंड की बात करते हो तो प्रोविडेंट फंड के अंदर जो भी आपका टैक्सेबल एनुअल असरेशन होता है बैलेंस ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड फंड के अंदर, वो भी यहां पे इंक्लूड किया जाएगा। इसके अलावा जो भी आपका टैक्सेबल अमाउंट कंप्राइज्ड इन द ट्रांसफर्ड बैलेंस ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ये भी यहां पे इंक्लूड किया जाएगा। इसके अलावा सर अगर आप लोग कंट्रीब्यूशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉयज अकाउंट अंडर ए पेंशन स्कीम, किसी भी पेंशन स्कीम के अंदर अगर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन करती है या कोई भी एक तरीके से एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 124, इसको भी आप लोग आपकी सैलरी के अंदर इंक्लूड करके चलेंगे। इसी तरीके से लास्ट एंड फाइनल कंपोनेंट रहेगा जो भी आपका अग्निवीर कॉर्प्स फंड रहता है ना, वहां पर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन डालती है, इसको भी आप लोग यहां पर बुनियादी तौर पे सैलरी के अंदर पढ़ करके चलेंगे। और सर ये आपका क्या रहने वाला है, सेक्शन 125 के अंदर इससे जुड़ी हुई जानकारी आपको देखने को मिलेगी। क्लियर? तो आप लोग क्या कहोगे माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग यहां पर कंपोनेंट ऑफ द सैलरी की बात करते हो तो कंपोनेंट ऑफ द सैलरी की जानकारी आपको सेक्शन 16 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर दी गई है, जहां पे साफ साफ लिखा हुआ है वेजेज आपकी सैलरी के अंदर इंक्लूड होगा, किसी भी तरीके का एन्युटी या जो पेंशन है वो आपका सैलरी के अंदर इंक्लूड होगा, किसी भी तरीके का एडवांस सैलरी है वो इंक्लूड होगा, अगर आपको कोई ग्रेजुएटी मिला है वो इंक्लूड होगा, किसी भी तरीके का कमीशन या किसी भी तरीके का फी अगर आपको मिला है तो वो इंक्लूड होगा, अगर आपको कोई भी प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी या फिर कोई भी एडिशनल बेनिफिट मिला है तो वो भी इंक्लूड होगा, परक्यूस्टीज आपका इंक्लूड करके चलना है। इसके अलावा प्रोविडेंट फंड का जो कंट्रीब्यूशन रहता है वो भी इंक्लूड होगा। इसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स हमने क्या देखा, सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी भी इंप्लॉयर के द्वारा
अगर सेक्शन 124 के अकॉर्डिंग कोई भी कंट्रीब्यूशन किया गया है तो वो भी आपकी सैलरी का हिस्सा रहेगा। इसी तरीके से सेक्शन 125 जिसका ताल्लुकात अग्निवीर कॉर्प्स फंड से रहता है, उसके अंदर जो कंट्रीब्यूशन होता है ना, वो भी आपकी सैलरी के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। तो ये सारी जानकारी आपको कहां पे देखने को मिलती है? सेक्शन 16 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 2025। ठीक है, अब इनको हम लोग वन बाय वन करके ना अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको क्या करना है, केवल इनको गो थ्रो करना है, केवल एक बार आपको इनको लर्न करना है, इनकी सीक्वेंसिंग को अंडरस्टैंड करना है कि सेक्शन 16 क्लोज ए किसके बारे में है, क्लोज बी किसके बारे में है, क्लोज सी से लेकर के आपको कहां तक चलना है सर, क्लोज आई तक चलना है। ठीक है, ये आपका केवल और केवल इतनी ही जानकारी अवेलेबल है अगर आप लोग इनकम टैक्स एक्ट 2025 के सेक्शन 16 की बात करते हैं। इज इट क्लियर? तो माय डियर फ्रेंड्स, इसको आपको याद रख लेना। और थोड़ा सा बार बार मेरी जबान फिसल रही है, उसका कारण है मेरे में जब माउथ के अंदर ना थोड़ी दिक्कत हो रखी है, तो आप लोग प्लीज थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा। ठीक है, तो सेक्शन 16 माय डियर फ्रेंड्स यहां पर आकर के आपका कंप्लीट हो जाता है। अब सबसे जरूरी सेक्शन मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सर, ये आपका सेक्शन रहेगा सेक्शन 17, जहां पर आपको बुनियादी तौर पे आपके परक्यूस्टिस से जुड़ी हुई जानकारी देखने को मिलेगी। अब सवाल यह आता है कि सर इस परक्यूस्टिस का मीनिंग क्या होता है? जरा गौर फरमाइएगा। आपकी सैलरी के अलावा एक इंप्लॉय को जो इंप्लॉयर एडिशनल बेनिफिट प्रोवाइड करता है या जो भी आपकी एमिनिटीज प्रोवाइड करता है, उनको आप लोग क्या कहते हो सर? यहां पर परक्यूस्टिस कहते हो। ठीक है, अब परक्यूस्टिस एक अलग टर्म है, अलोवेंसेस एक अलग टर्म है। अलोवेंसेस के अंदर आपको कैश दिया जाता है, परक्यूस्टिस के अंदर आपको एमिनिटीज या तो बेनिफिट एम्प्लॉयर की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं। और अगर आप लोग सेक्शन नंबर की बात करते हो तो मैंने आपको बताया सेक्शन 17 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 2025 का ताल्लुकात आपके परक्यूस्टिज से रहने वाला है। ठीक है, तो प्लीज इसको अच्छे से याद कीजिएगा। परक्यूस्टिज का मतलब मैंने आपको बता दिया, सैलरी के अलावा इन द एडिशन ऑफ द सैलरी आपको जो भी एमिनिटीज और बेनिफिट एम्प्लॉयर के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, उनको आप लोग यहां पर क्या कह के चलते हो सर? परक्यूस्टिज कह के चलते हो। ठीक है, अब परक्यूस्टिज काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ध्यान दीजिएगा आपकी सैलरी का और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि हमें यहां पर आपके सेक्शन 17 को पढ़ना है। सेक्शन 17 के अंदर अलग अलग परक्यूस्टिस दिए हुए हैं। यहां पर आज की क्लास के अंदर हम है ना आपके सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 के अलग अलग क्लोजेस को वन बाय वन करके डिकोड करेंगे। तो जरा गौर फरमाइएगा, सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 के क्लोज ए की अगर आप लोग बात करते हो तो यहां पे आपको जानकारी देखने को मिलती है रेंट फ्री अकोमोडेशन को लेकर के। सर ये क्या होता है? रेंट फ्री अकोमोडेशन का मतलब होता है जब भी आपका इंप्लॉयर अपने इंप्लॉय को रहने के लिए घर ऑफर करता है, बदले में उससे रेंट चार्ज नहीं करता है, तो इसको आप लोग रेंट फ्री अकोमोडेशन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा कई बार क्या होता है, 100% कंसेशन आपको देखने को नहीं मिलता है। यहां पे आपको कंसेशनल रेट के ऊपर कई बार इंप्लॉय क्या करता है, अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है। लेट अस से एक फ्लैट है, ठीक है, उस फ्लैट का जो आपका जर्नल रेंट है वो मान लीजिए 10,000 रुपए है, लेकिन आपका इंप्लॉयर आपसे कहता है इस फ्लैट को आप लोग एक्सेस कीजिए, बदले में आपको केवल और केवल मेरे को 2,000 रुपया देना है। तो यहां पे आपको कंसेशनल रेट के ऊपर अकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया। तो जब भी आप लोग कंसेशनल रेट के ऊपर अकोमोडेशन की बात करते हो तो उसका ताल्लुकात सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 के क्लोज बी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 के क्लोज ए की बात करते हो तो रेंट फ्री अकोमोडेशन रहेगा। अगर आप लोग 1 बी की बात करते हो तो अकोमोडेशन एट ए कंसेशनल रेट देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसी तरीके से माय डियर फ्रेंड्स कई बार आपको अलग अलग बेनिफिट और अमेनिटीज, ठीक है, जो भी आपकी अमेनिटीज जो भी सुख सुविधाएं हैं, कुछ स्पेसिफाइड सुख सुविधाएं हैं जो आपको एक तरीके से इंप्लॉयर के द्वारा फ्री या तो एट ए कंसेशनल रेट प्रोवाइड की जाती हैं, जिनका जिक्र आपको सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 के क्लोज सी के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 के क्लोज सी के अंदर हम स्पेसिफाइड बेनिफिट और एमिनिटीज दैट आर प्रोवाइडेड फॉर फ्री और एट ए कंसेशनल रेट को यहां पर पढ़ने वाले हैं। इसी तरीके से अगर आप लोग सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 क्लोज डी की बात करते हो तो यहां पे आपको कुछ स्पेसिफिक सिक्योरिटीज यानी कि कुछ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज या फिर आप लोग कहोगे स्वीट इक्विटी शेयर से रिलेटेड जानकारी देखने को मिलेगी।
इसी तरीके से सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 ई की अगर आप लोग बात करते हो तो यहां पे आपके इंप्लॉयर के कंट्रीब्यूशन टू ए स्पेसिफाइड रिटायरमेंट फंड बियॉन्ड ए प्रिस्क्राइब लिमिट, समझ में है, जो आपका प्रिस्क्राइब लिमिट है उसके बियॉन्ड अगर आप लोग जाते हो तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर उसको कैसे ट्रीट किया जाए इसकी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। 1F की अगर आप लोग बात करते हो तो यहां पे आपका इंप्लॉयर मीटिंग द इंप्लॉयज पर्सनल ऑब्लिगेशन से जुड़ी हुई जानकारी माय डियर फ्रेंड्स आपको यहां पर देखने को मिलेगी। इसी तरीके से सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 और जी की अगर आप लोग बात करते हो तो यहां पे आपको स्पेसिफाइड मेडिकल ट्रीटमेंट या फिर जो आपका ट्रैवल एक्सपेंडिचर आउटसाइड द इंडिया आपको प्रोवाइड किया जाता है से परक्यूस्टीज, उसकी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर के जो भी बेनिफिट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं इन द एडिशन ऑफ द सैलरी या फिर जो भी एमिनिटीज आपको प्रोवाइड की जाती है उनको यहां पर आप लोग परक्यूस्टीज कह करके चलते हैं। और यहां पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 के अंदर क्लोज है ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया और इसी तरीके से जी हो गया। ये अलग अलग क्लोजेज है सॉरी, जिनको आपको याद रखना है, जिनको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाना है ताकि आपको क्लैरिटी हो सके कि एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर चीजें किस तरीके से मेंटेन होने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी आपके क्लोजेज रहेंगे ना जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ये वाला जो मैंने आपका टेबल आपको प्रोवाइड किया है, यहाँ पर आपको जैसे एक दिन पूरा लग जाएगा रेंट फ्री अकोमोडेशन को समझने के लिए। उसके बाद हम लोग अकोमोडेशन एट द कंसेशनल रेट को पढ़ेंगे। उसके बाद जो आपका सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 क्लोज सी है जहां पे आपको कुछ स्पेसिफाइड बेनिफिट और एमिनिटीज प्रोवाइड किए जाते हैं फॉर फ्री और एट ए कंसेशनल रेट, इनको हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि 1 बाय 1 करके हम लोग क्या करेंगे, इनको गो थ्रू करने वाले हैं। और यहां पर जो भी जानकारी दी गई है ना उनको अच्छे से एग्जीक्यूट करना सीखेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को भी हम लोग एक तरीके से सोल्व करना सीखेंगे। तो यहां तक आपको केवल और केवल लर्न करना है। सेक्शन 16 के अंदर आपको मल्टीपल क्लोजेस देखने को मिलेंगे जिनको आपको एक बार गो थ्रू करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि सैलरी टर्म के अंदर किन किन चीजों को इंक्लूड करके चलना है। सेक्शन 17 के अंदर आपको परक्यूस्टीज से रिलेटेड जानकारी दी गई है और सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 के आपको क्लोज ए बी सी डी ई एफ जी और एच को पढ़ना है, सॉरी आपका एफ और जी को पढ़ना है, जहां पर हम लोग रेंट फ्री अकोमोडेशन से लेकर के अकोमोडेशन एट ए कंसेशनल रेट और लास्ट में जाकर के आप लोग ट्रैवल एक्सपेंडिचर आउटसाइड द इंडिया की बात करोगे। ठीक है, अब 1 बाय 1 करके हम लोग क्या करेंगे, जैसे रेंट फ्री अकोमोडेशन को कैसे ट्रीट करना है इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब जरा गौर फरमाइएगा, जैसे आपका जो पहला पॉइंट दिया गया है यह आपका सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 और यहां पर आपका क्लोज ए है जहां पे क्या लिखा हुआ है सर, आपका रेंट फ्री अकोमोडेशन लिखा हुआ है। तो रेंट फ्री अकोमोडेशन को कैसे ट्रीट करना है ये माय डियर फ्रेंड्स आपका एक बड़ा सवाल रहता है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, रेंट फ्री अकोमोडेशन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो रेंट फ्री अकोमोडेशन का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, जब भी कोई भी इंप्लॉयर अपने इंप्लॉय को अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है विदाउट चार्जिंग द रेंट, इट इज ए टैक्सेबल परक्यूस्टेज। ठीक है, आप लोग इसको क्या मान करके चलते हो सर, आप टैक्सेबल परक्यूस्टेज मान करके चलते हो। और अकोमोडेशन का मतलब मैंने बता दिया, यहां पर आप लोग क्या लेकर के चलोगे सर, आवास लेकर के चलोगे, या तो आप लोग क्या कह दोगे निवास लेकर के चलोगे, या तो आप लोग कह दीजिए जब भी आपका इंप्लॉयर आपके इंप्लॉय को घर प्रोवाइड करता है तो उसको यहां पर बुनियादी तौर पे किस नाम से जाना जाता है, अकोमोडेशन के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये विदाउट रेंट प्रोवाइड किया जाएगा, दैट्स व्हाई आप इसको क्या कहते हो, रेंट फ्री अकोमोडेशन के नाम से जानते हो। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक्ट डज नॉट इटसेल्फ गिव द परसेंटेज और ए वैल्यू। ठीक है, यहां पे एग्जैक्टली जो आपने कहा कि ये आपका क्या रहेगा माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका टैक्सेबल परक्यूस्टेज रहेगा। तो टैक्सेबल परक्यूस्टेज आपका कितना होगा, कितना प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है, ये एक्ट के अंदर नहीं दिया गया है। ये जो जानकारी है ना आपको आपके इनकम टैक्स रूल 2026 के अंदर देखने को मिलेगी। और स्पेसिफिकली अगर आप लोग बात करते हो तो यहां पर हम लोग आपके सेक्शन 3 को पढ़ने वाले हैं, सॉरी आपका सेक्शन नहीं, आप रूल की बात करें तो आप लोग क्या कहोगे, आप लोग क्या पढ़ोगे सर, यहां पर आप लोग रूल नंबर 3 को पढ़ोगे। ठीक है, तो रूल नंबर 3 का ताल्लुकात किससे रहेगा सर, अगर आप लोग रेंट फ्री अकोमोडेशन के अंदर अगर आप लोग कुछ कैलकुलेशन पार्ट करना चाहते हो, कितना आपका टैक्सेबल रहेगा रेंट फ्री अकोमोडेशन, कितना आपका टैक्स फ्री रहेगा, कितना एग्जम्प्ट रहेगा, इन तमाम चीजों की जानकारी आपको कहां पे देखने को मिलेगी सर, आपके रूल नंबर 3 के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहां पर आपको केवल इतना पढ़ना, रेंट फ्री अकोमोडेशन का मीनिंग
मीनिंग क्या हो गया, ये आपका बिल्कुल बेसिक मीनिंग रहेगा। अब जरा गौर फरमाइएगा, अगर आप लोग रेंट फ्री अकोमोडेशन की कैलकुलेशन करना ही चाहते हैं तो कैलकुलेशन डिपेंड करेगा आपके एम्प्लॉय के नेचर के ऊपर। सर एम्प्लॉय का नेचर क्या होता है? सर हो सकता है आपका जो एम्प्लॉय है ना वो कैसा एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, या फिर आप लोग क्या कहोगे प्राइवेट, जिसको आप लोग यहाँ पे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के नाम से जानते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी दो कैटेगरियां बन जाएंगी, एक आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय आ जाएगा, एक आपका नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय आ जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो जरा गौर फरमाइएगा आपका ट्रीटमेंट कैसे करना है। अगर आप लोग कहते हो कि हमें क्या करना है माय डियर फ्रेंड, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ आरएफए माने रेंट फ्री अकोमोडेशन का टैक्सेबल वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर ना आपका एक लाइसेंस डिसाइड होता है बाय द इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा आपका एक लाइसेंस डिसाइड होगा और उसकी एक फीस रहेगी, लाइसेंस फीस डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, यानी कि आपकी गवर्नमेंट ने एक लाइसेंस फीस डिसाइड किया हुआ है, वही लाइसेंस फीस आपका क्या रहेगा, रेंट फ्री अकोमोडेशन का टैक्सेबल पार्ट रहेगा। जरा गौर फरमाइएगा, लेकिन अगर आपसे कोई भी एक्चुअल में रेंट जो आपने पे किया है या एम्प्लॉय से कोई अमाउंट रिसीव किया गया है, उसको माय डियर फ्रेंड्स आपको यहां पर क्या करना है, माइनस करना है। क्या करना है, यहां पर आपको माइनस करना है। ठीक है, यानी कि अगर आप लोग कुल मिला के कहना चाहे तो आप लोग कहोगे सर आपका रेंट फ्री अकोमोडेशन पर क्यूस्टिज जो टैक्सेबल वैल्यू है वो इक्वल होगा गवर्नमेंट डिटरमाइंड लाइसेंस फीस जो होगा माइनस में अगर आपने कोई भी रेंट पे किया है आपके एम्प्लॉय ने। ठीक है, लेटर से आपके पास एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है, उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो लाइसेंस फी है ना गवर्नमेंट द्वारा कितना डिसाइड किया गया है, सर आपका 2000 रुपीज पर मंथ डिसाइड किया गया है, और उसने जो पेमेंट किया है ना वो आपका 500 रुपए पर मंथ पे किया। ठीक है, एनुअली अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे तो सर कितना हो जाएगा, 2000 मल्टीप्लाई में 12 कितना हो जाएगा, 24,000 हो जाएगा। और उसने अगर 500 रुपया हर महीने का पेमेंट किया, 12 पंजा 60, 6,000 हो जाएगा। अब अगर आप लोग 24 में से 6,000 माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा सर, आपका 18,000 आ जाएगा। सर ये आपका 18,000 रेंट फ्री अकोमोडेशन का टैक्सेबल परक्यूस्टिज का वैल्यू होगा। ठीक है, तो रेंट फ्री अकोमोडेशन के अंदर अगर आप लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो यहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला क्या काम करेगा, सर आपका डायरेक्ट फॉर्मूला काम करेगा रेंट फ्री अकोमोडेशन इज इक्वल टू द गवर्नमेंट डिटरमाइंड लाइसेंस फीस माइनस में रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर। ठीक है, तो यहां पे तो कोई ज्यादा बड़ी सिरदर्दी आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन 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 अगर आप लोग अदर एम्प्लॉयज की कैटेगरी के अंदर आते हैं, लेटर से अगर आप लोग क्या है माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग यहां पर प्राइवेट एम्प्लॉय है, ठीक है, आप लोग क्या है प्राइवेट एम्प्लॉय है, तो यहां पे आपको देखना है जब भी आप लोग टैक्सेबल रेंट फ्री अकोमोडेशन की बात करेंगे तो हमें देखना पड़ेगा जो आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया है ना वो एग्जैक्टली एम्प्लॉयर का खुद का है या एम्प्लॉयर ने भी रेंट पे लिया है। माने कि आप लोग क्या कहोगे, अगर आपका अकोमोडेशन ओन्ड बाय ये एम्प्लॉयर है तो इसका ट्रीटमेंट अलग रहेगा, अगर आपका अकोमोडेशन लीज्ड और रेंटेड बाय द एम्प्लॉयर है तो इसका अकोमोडेशन इसका ट्रीटमेंट है वो अलग रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग प्राइवेट एम्प्लॉय हैं तो जरा गौर फरमाइएगा, यहाँ पे आपको चेक करना है अकोमोडेशन क्या है, सर आपका ओन्ड हो सकता है या फिर क्या हो सकता है सर आपका रेंटेड, या फिर आप लोग क्या कहोगे लीज्ड हो सकता है। ठीक है, तो अब इन दोनों सिचुएशन के अंदर आपका ट्रीटमेंट अलग रहेगा और मैक्सिमम चांसेस है क्वेश्चन जो आपसे एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाएगा ना वहां पर यही पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपका जो रूल नंबर 3 है वो क्या कहता है, टैक्स ईयर 2026-27 की अगर आप लोग यहाँ पर बात करते हो तो टैक्स ईयर 2026-27 के अकॉर्डिंग रूल नंबर 3 जो प्रोवाइड किया गया है वो ये कहता है कि आपकी अकोमोडेशन की जगह चेक कीजिए। ठीक है, अब अगर आप लोग अकोमोडेशन की बात करते हो जरा गौर फरमाइएगा, अगर आप लोग अकोमोडेशन की बात करते हो तो यहाँ पे आपको पॉपुलेशन चेक करना है। आपकी पॉपुलेशन क्या हो सकती है सर, आपकी लेस देन 15 लाख हो सकती है, आपका आप जहां पर रहते हो आपकी जो पॉपुलेशन है 15 लाख से ज्यादा और 40 लाख से कम हो सकती है, या आपकी जो पॉपुलेशन आपके शहर की पॉपुलेशन क्या हो सकती है 40 लाख से ज्यादा हो सकती है। ठीक है, तो ये आपके 3 सिचुएशन है जिनको आपको याद रखना है। अगर आपका अकोमोडेशन ओन्ड बाय ये एम्प्लॉयर है और अगर आप लोगों को यहाँ पे फर्निश्ड अकोमोडेशन नहीं दिया गया है, तो अगर आपके शहर की जो पॉपुलेशन है 15 लाख से कम है तो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स आपका ना जो सैलरी बनेगा उसका 5% आपको लेकर के चलना है। ठीक है, कितना लेकर के चलना है, 5% लेकर के चलना है। 15 से 40 लाख के बीच में अगर आपका पॉपुलेशन है तो आपकी सैलरी का 7.5% आप लोग लेकर के चलोगे, और अगर आपका 40 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है तो यहाँ पर आप लोग अपनी सैलरी का 10% हिस्सा लेकर के चलोगे। ठीक है,
ये आपको याद रखना है सर। टैक्सेबल परक्यूस्टिस के अंदर क्या रहेगा, आपका रेंट फ्री अकोमोडेशन, और अगर आपका अकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो आपको ध्यान रखना है आपका जो अकोमोडेशन जिस शहर में है उस शहर का पॉपुलेशन कितना है, 15 लाख से कम है तो आपका जो सैलरी बनेगा ना उसका कितना 5%। ठीक है, अगर आप लोग 15 से 40 लाख की पॉपुलेशन के अंदर हैं तो 7.5% ऑफ द सैलरी, और अगर आपकी पॉपुलेशन आपके शहर की पॉपुलेशन 40 लाख से ज्यादा है तो आपका 10% ऑफ द सैलरी आपका क्या रहेगा, रेंट फ्री अकोमोडेशन का टैक्सेबल पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और जरा याद रखिएगा सर, यहाँ पर सैलरी का मतलब क्या रहेगा, सैलरी के अंदर आप लोग 2-3 कंपोनेंट को लेकर के चलेंगे। सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स आप लोग बेसिक सैलरी को लेकर के चलेंगे, प्लस में डीए जो आपका रिटायरमेंट बेनिफिट है, प्लस में जितने भी आपके टैक्सेबल अलाउंसेज होते हैं उनको आप लोग यहाँ पर लेकर के चलते हो, प्लस में अगर आपको कोई कमीशन मिला है तो वो भी माय डियर फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर लेकर के चलते हो। बाकी अभी के लिए आप लोग कितना ही याद रख सकते हो, आपको बेसिक सैलरी प्लस में आपका डीए रिटायरमेंट बेनिफिट वाला, प्लस में अगर आप लोग टैक्सेबल अलाउंसेस को ऐड कर देते हो, कमीशन अगर आपका है तो उसको भी आप लोग ऐड कर देते हो, तो यहां पे जिस सैलरी का जिक्र हो रहा है ना वो सैलरी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यही बात मैंने लिखी हुई है, अकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो अगर आपकी शहर का पॉपुलेशन 40 लाख से ज्यादा है तो 10% ऑफ द सैलरी, अगर आपकी पॉपुलेशन 15 लाख से ज्यादा 40 लाख से कम है तो 7.5%, और अगर आपका अदर एरिया का मतलब क्या है, आपके शहर की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, लेस देन 15 लाख है। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आपका 5% ऑफ द सैलरी रहेगा। और जरा गौर फरमाइएगा, ये जो आप लोग यहाँ पर कैलकुलेशन करते हो ना पॉपुलेशन का, ये जो पॉपुलेशन है ये जो डिटरमाइन की गई है विद रेफरेंस टू द 2011 सेंसस। ठीक है, जो आपका 2011 का सेंसस था उसके रेफरेंस में ये पॉपुलेशन का यहाँ पे जिक्र देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसका बेसिक फॉर्मूला क्या रहेगा, जरा गौर फरमाइएगा। बेसिक फॉर्मूला ये कहता है, अगर आप टैक्सेबल आरएफए की बात करते हो तो यहां पे जो आपका प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज ऑफ सैलरी है, माने आपका 5%, 7.5% या 10%, इसके अंदर से अगर आपने कोई भी रेंट पे किया है तो उसको माइनस कर देंगे तो एग्जैक्ट जो आपका अमाउंट बचेगा ना वो अमाउंट क्या होगा, आपका टैक्सेबल आरएफए यानी कि रेंट फ्री अकोमोडेशन का हिस्सा होगा। ठीक है, तो अगर आपका अकोमोडेशन एम्प्लॉयर द्वारा ओन्ड किया गया है तो आप जहां पर रहते हो वहां का पॉपुलेशन आपको चेक करना है, 15 लाख से कम है तो आपकी सैलरी का 5%, अगर 15 से 40 के बीच में है 7.5%, अगर आपका यहां पर 40 लाख से ज्यादा है तो आपका 10% ऑफ द सैलरी, सैलरी का मतलब रहेगा बेसिक सैलरी, प्लस में आपका डियरेंस अलाउंस रिटायरमेंट बेनिफिट वाला, प्लस में आप लोग कमीशन की बात करोगे, यहां पे आप लोग टैक्सेबल अलाउंसेस की बात करोगे, सबको सम कर देते हो तो यहां पर आपको सैलरी देखने को मिलेगा। 99% पॉसिबिलिटी है सैलरी के अंदर आपको बेसिक सैलरी देखने को मिले और डीए देखने को मिले, दोनों को ऐड कर दोगे तो यहां पर जो आपका टर्म बना है ना जिसको आपने सैलरी कहा है वो आपका सैलरी माय डियर फ्रेंड्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर रहा। तो यहां पे मैंने बताया अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके टैक्सेबल रेंट फ्री अकोमोडेशन को कैसे फाइंड आउट करना है। अगर आप लोग प्राइवेट एम्प्लॉयज हो या अदर एम्प्लॉयज हो, अदर एम्प्लॉयज के अंदर दो सिचुएशन आ गई। एक सिचुएशन तो क्या है सर, आपका जो अकोमोडेशन ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर है, या फिर दूसरा ये हो सकता है आपके एम्प्लॉयर ने भी आपका जो अकोमोडेशन है वो लीज पे या रेंट पे लिया हो। ठीक है, अब उसका ट्रीटमेंट अलग रहेगा। और ध्यान दीजिएगा ये जो आपका अकोमोडेशन है ये अनफर्निश्ड रहेगा। अगर फर्नीचर भी आपको प्रोवाइड किया गया है तो एक एडिशनल अमाउंट आपको ऐड करना पड़ेगा जिसको हम लोग अभी थोड़ी देर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब जरा गौर फरमाइएगा अगला पॉइंट क्या है। अगर आपका अकोमोडेशन टेकन ऑन द लीज और रेंट रहता है तो यहां पे ध्यान दीजिएगा आपको 2 पॉइंट पर काम करना है। इन दोनों में से जो कम होगा ना वो टैक्सेबल हो जाएगा। सबसे पहले एक्चुअल अमाउंट कितना पे किया गया, मान लीजिए लीज पर है या रेंट पर है। ठीक है, इंप्लॉय ने जो अमाउंट पे किया है और आपकी सैलरी का जो 10% बन रहा है। ठीक है, मान लीजिए आपकी सैलरी का 10% जो बना और एम्प्लॉयर ने जो अमाउंट पे किया, दोनों के अंदर जो भी अमाउंट लोअर होगा ना वो क्या हो जाएगा, वो आपका टैक्सेबल जो आपका आरएफए है रेंट फ्री अकोमोडेशन इसका हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आप लोग क्या कहोगे सर, टोटल अगर आप लोग कंक्लूड करना चाहो तो आप कह दोगे रेंट फ्री अकोमोडेशन इज इक्वल टू द, आपको क्या करना है, आपको ये मिनिमम लेकर के चलना है। एक्चुअल जो आपका रेंट है और आपका 10% ऑफ द सैलरी है, इनमें से मिनिमम लिया, उसके अंदर से आपसे जो रेंट रिकवर किया गया है ना उसको आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है,
इसको आप लोग ऐसे कंसीडर कर सकते हो, लेटर से आपका कोई भी एक एम्प्लॉय है, ठीक है। अब एक्चुअल में जो पूरी साल का रेंट पे किया गया है ना, मैंने क्या मान लिया सर, आपका 2 लाख रुपए एम्प्लॉयर ने पे किया है, और आपकी सैलरी का जो 10% बन रहा है, मान लीजिए वो आपका 2,10,000 बन रहा है, ठीक है। अब आपने जो टोटल रेंट पे किया है अपने एम्प्लॉयर को, मान लीजिए मैं मान लेता हूं आपने पे किया है लेटर से 50,000, ठीक है। तो आपको क्या करना है सर, पहले दो कंपोनेंट के बीच में कंपैरिजन करना है, लोअर अमाउंट को पिक करना है। लोअर अमाउंट कितना है, 2 लाख है। 2 लाख के अंदर से आपने जो पे किया है वो माइनस कर देंगे, तो 1,50,000 आपका टैक्सेबल जो आपका आरएफए है वो आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कहोगे, 1.5 लाख का जो अमाउंट है यहां पर इन दोनों के डिफरेंस से जो आया 1.5 लाख अमाउंट, ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अकोमोडेशन टेकन ऑन द लीज और रेंटेड बाय द एम्प्लॉयर है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आपको लोअर ऑफ लेना है एक्चुअल रेंट या फिर एक्चुअल अमाउंट ऑफ द लीज और रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर एंड द 10% ऑफ द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। इन दोनों में से जो भी लोअर ऑफ रहेगा माइनस में जो भी आपका रेंट पेड बाय एम्प्लॉय है उसको आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो यहां पर आप लोग इस पर्टिकुलर सिचुएशन को भी इजीली टैकल कर पाएंगे, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी माय डियर फ्रेंड्स आपको अच्छे से लर्न करना है ताकि एग्जामिनेशन के अंदर आप लोग अच्छे से इसको प्रेजेंट करके आ सके, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर आपका जो घर है ये तो अनफर्निश्ड था, ठीक है, ये अनफर्निश्ड था, तो ये तो आपको काम करना ही करना है। अगर आपका मकान गलती से फर्निश्ड हो जाता है और जो वो फर्नीचर है मान लीजिए एम्प्लॉयर का खुद का है, यानी कि आपका जो फर्नीचर है वो किसका है, एम्प्लॉयर का है, तो सर उसका जो ओरिजिनल कॉस्ट है ना उसका 10% आपको इसके अंदर ऐड कर देना है जो ऊपर आपने कैलकुलेट किया है, ठीक है। अगर आपके एम्प्लॉयर ने खुद वो हायर किया हुआ है तो उसका जो एक्चुअल कॉस्ट है वो ऐड होगा, ठीक है। लेटर से आप लोग इसको क्या कहोगे, जरा गौर फरमाइएगा। इसको आप लोग ऐसे कह सकते हो, मान लीजिए आपका रेंट फ्री अकोमोडेशन जो टैक्सेबल पार्ट आया वो कितना आ गया, पूरी साल का मैंने मान लिया सर आपका 2 लाख रुपए आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका फर्नीचर है ना, आपको फर्नीचर भी वापरने को मिल रहा है और जो आपका फर्नीचर का कॉस्ट है मैंने मान लिया सर आपका कितना है, 5 लाख रुपए, ठीक है। और ये फर्नीचर एक्चुअल में ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, तो आप लोग क्या कहोगे, ओन्ड बाय क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयर हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर अगर आपका ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो इसका 10% आपको निकालना है। 5 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। आपका जो रेंट फ्री अकोमोडेशन आया था अनफर्निचर्ड हाउस का, उसके अंदर आपको क्या कर देना, प्लस कर देना है इस अमाउंट को, ठीक है। तो यहां पर आप लोग क्या कह सकते हो, सर आपका फर्नीचर रेंट फ्री अकोमोडेशन अनफर्निश्ड आपका रेंट फ्री अकोमोडेशन प्लस में जो आपका फर्नीचर परक्यूस्टीज आया है ना उसके अंदर आपको ऐड कर देना। तो आपका अनफर्निश्ड अमाउंट कितना था, 2 लाख रुपए था। अब क्या करोगे सर, प्लस में कितना ऐड कर दोगे, 50,000 ऐड कर दोगे, तो आपका कितना हो जाएगा, एग्जैक्ट अमाउंट सर आपका 2.5 लाख हो जाएगा, ठीक है। अब ये मैं मान के चलता हूं ये आपका बेसिकली ओन्ड नहीं है, ना ही ये अमाउंट हमारा है, मैंने मान लिया ये आपका लीज या रेंट पे लिया हुआ है, हायर किया हुआ है, और यहाँ पे इसका जो रेंट जाता है वो कितना जाता है, पूरी साल का मैंने मान लिया 40,000 जाता है। तो आप लोग क्या करोगे, जो आपका एक्चुअल रेंट जा रहा है ना वो यहाँ पर ऐड कर दोगे, तो आपका कितना हो जाएगा, 2,40,000 हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो माय डियर फ्रेंड्स इसको जरा गौर से समझना है। ये बात जो मैंने आपको बताई, फर्नीचर का अलग से ऐड होगा, ठीक है। अनफर्निश्ड का आपको निकालना है, फर्नीचर का उसके अंदर आपको ऐड कर देना है, आपको आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग इस चीज को कंक्लूड करना चाहो तो आप लोग कर सकते हो। अभी हमने क्या पढ़ा, जरा एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। सर हमने आज की क्लास के अंदर पढ़ा है कि अगर आप लोग सेक्शन 16 की बात करते हो तो सैलरी टर्म के अंदर आप लोग वेजेस को इंक्लूड करते हो। आप लोग यहां पर बुनियादी तौर पे पेंशन, ग्रेजुइटी, किसी भी फीस और कमीशन, परक्यूस्टीज, प्रॉफिट इन लीव, एडवांस सैलरी हो गया। अगर आप लोग लीव इनकैशमेंट की बात करते हो, प्रोविडेंट फंड की बात करते हो, प्रोविडेंट फंड के अंदर जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन किया गया है, अलोंग विद यहाँ पे सेक्शन 124 के अंदर जो आपका पेंशन स्कीम है और सेक्शन 25 के अंदर जो आपका अग्निवीर कॉर्प्स फंड है, ठीक है, इन सब को आप लोग सैलरी के अंदर इंक्लूड करके चलेंगे। ये आपका सेक्शन 16 के अंदर लिखा गया है। सेक्शन 17 के अंदर परक्यूस्टीज के बारे में जानकारी है और सेक्शन 17 के अंदर मैंने बताया काफी इंपॉर्टेंट सबसेक्शन और क्लोज रहेंगे। आपका सबसेक्शन 1 क्लोज ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी, ई, एफ और आपका जी हो जाएगा, ठीक है। रेंट फ्री अकोमोडेशन हो गया, अकोमोडेशन एट ए कंसेशनल रेट हो गया,
इसके अलावा स्पेसिफाइड बेनिफिट एमिनिटीज फ्री और एक कंसेशनल रेट हो गया। ये कुछ कुछ ऐसे प्रोविजन है जिनको आपको एक बार पढ़ लेना है। आज की क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा सर, रेंट फ्री अकोमोडेशन का मीनिंग क्या होता है, आपका रूल नंबर 3 हमने पढ़ा, कैसे आप लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, जैसे अगर आप लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो जो आपका लाइसेंस फीस गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है उसके अंदर से अगर आपने कोई भी अमाउंट पे किया है उसको माइनस कर दोगे तो आपका टोटल टैक्सेबल रेंट फ्री अकोमोडेशन आ जाएगा। अगर आप लोग अदर इंप्लॉयज के अंदर आते हो, प्राइवेट इंप्लॉयज हो, तो मैंने यहाँ पे आपको समझाया कि बुनियादी तौर पे आपको यह समझना है, अगर आपका अकोमोडेशन ओन्ड बाय ये एम्प्लॉयर है तो आपकी सिटी की पॉपुलेशन 3 कैटेगरी के अंदर रहेगी। 15 लाख से कम 5% सैलरी, 15 से 40 के बीच में 7.5% ऑफ द सैलरी, और अगर आपके पॉपुलेशन 40 लाख से ज्यादा है तो 10% ऑफ द सैलरी आपको लेकर के चलना है। इस परसेंटेज के अंदर से आपका जो आपने जो रेंट पे किया है उसको माइनस कर दोगे तो ये आपका टोटल टैक्सेबल रेंट फ्री अकोमोडेशन बन जाएगा। अगर आपका लीज पे या रेंट पे लिया हुआ है तो आपका 10% सैलरी और जो आपका एक्चुअल रेंट है दोनों में से जो आपका लोअर ऑफ होगा, जो कम होगा, वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। उसके अंदर से जो भी आपसे रेंट रिकवर किया गया है उसको आपको माइनस कर देना है। फर्नीचर अकोमोडेशन के अंदर फर्नीचर अगर मालिक का है तो उसकी कॉस्ट का 10% ऐड कर लीजिए। अगर वो हायर किया हुआ है तो उसका एक्चुअल जो आपका अमाउंट है यानी कि फर्नीचर का जो परक्यूस्टेज है उसको आपको अनफर्निश्ड रेंट फ्री अकोमोडेशन के अंदर ऐड कर देना है। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स यहां पर हम लोगों ने कुछ कुछ बातें जिक्र की आपके इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अकॉर्डिंग सैलरी कंपोनेंट को लेकर के। ठीक है, उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स ये जो छोटा सा सेशन है आपको पसंद आया होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा मेरे मुंह में तकलीफ है तो हो सकता है कुछ शब्द फिसल गए हो, तो प्लीज उस चीज को अवॉइड कीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, लकी लर्निंग।